This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट का सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ट्रेडर कौन था, तो शायद आप किसी बड़े नाम, लग्जरी लाइफ या सोशल मीडिया शो ऑफ की कल्पना करेंगे। लेकिन सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ना तो मोटिवेशनल भाषण देता था, ना किसी को ट्रेडिंग टिप्स बेचता था और ना ही अपनी कमाई का शोर मचाता था। फिर भी उसकी ट्रेडिंग जर्नी ने उसे ऐसे नतीजों तक पहुंचाया जिनके बारे में ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ सोचते रह जाते हैं। उसका नाम है तैशी, जिसे तकाशी कोटेदावा के नाम से जाना जाता है। ये कहानी इस बात की नहीं है कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात की है कि उसने हर दिन ऐसा क्या किया जिसने उसे भीड़ से अलग बनाया। क्योंकि यहाँ असली खेल चार्ट पर नहीं, बल्कि उस दिमाग के अंदर चलता है जो हर फैसले से पहले खुद को कंट्रोल करना जानता है। जापान की अनुशासित और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच वो एक बिल्कुल साधारण सा लड़का था। न उसके भीतर अमीर बनने की बेचैनी थी और ना ही कोई बहुत बड़ा सपना जो उसे रातों की नींद उड़ा दे। वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की दौड़ में शामिल नहीं था। उस समय वो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं था, बल्कि एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था जो पढ़ाई के साथ साथ दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। जापान जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी और स्थिर करियर को सबसे सही रास्ता मानते हैं, वहां स्टॉक मार्केट में उतरना एक जोखिम भरा फैसला समझा जाता है। लेकिन उसने इस नजरिए को अलग तरीके से देखा। उसके लिए मार्केट कोई अंधा रिस्क नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसे धैर्य, लॉजिक और गहराई से समझा जा सकता है। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती चली गई और यहीं से उसकी कहानी ने एक अलग दिशा पकड़नी शुरू की। 3. इनिशियल फेज, पैसा नहीं, समझ प्राथमिकता। उसने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत ही छोटे से कैपिटल के साथ की। इतनी छोटी रकम कि ज्यादातर लोग उसे गंभीरता से भी नहीं लेते। उसके पास ना तो कोई मेंटर था जो हर कदम पर उसे गाइड करे और ना ही कोई ऐसा शॉर्टकट जिस पर चलकर वो जल्दी आगे बढ़ सके। उसने शुरुआत से ही ये स्वीकार कर लिया था कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। वो घंटों तक सिर्फ चार्ट्स को देखता रहता था, कई बार बिना एक भी ट्रेड लिए। बाहर से देखने पर लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन असल में वो मार्केट को समझने की गहरी कोशिश कर रहा होता था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल चलता रहता था, ये मूव क्यों हुआ? वो भविष्य का अंदाजा लगाने से ज्यादा वर्तमान और अतीत के बिहेवियर को समझने पर ध्यान देता था। यही जिज्ञासा, यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और उसे बाकी लोगों से अलग सोचने वाला ट्रेडर बनाने लगी। 4. मार्केट अंडरस्टैंडिंग, न्यूज नहीं, बिहेवियर। धीरे धीरे उसे ये बात साफ समझ में आने लगी कि स्टॉक मार्केट असल में न्यूज से नहीं चलता, बल्कि इंसानी भावनाओं से चलता है। हेडलाइंस, अफवाहें और ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ शोर पैदा करती हैं, लेकिन कीमतों को चलाने का असली काम डर, लालच, पैनिक और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस करते हैं। जब लोग डर में बेचते हैं, जब लालच में खरीदते हैं, जब अचानक घबराकर फैसले लेते हैं, यही सारी भावनाएं चार्ट पर साफ दिखाई देने लगती हैं। यहीं से उसकी सोच और गहरी होती चली गई। उसने टेक्निकल एनालिसिस को किसी किताब के फॉर्मूले की तरह रटने की कोशिश नहीं की। उसके लिए ये कोई जादुई इंडिकेटर या फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। उसने टेक्निकल एनालिसिस को एक भाषा की तरह सीखा, एक ऐसी भाषा जिसमें प्राइस, वॉल्यूम और मूवमेंट के जरिए इंसानों का बिहेवियर पढ़ा जाता है। जैसे कोई भाषा समझ आने लगती है, वैसे ही उसे चार्ट्स बोलते हुए दिखने लगे। यही नजरिया उसकी ट्रेडिंग को मैकेनिकल नहीं, बल्कि समझदार और संवेदनशील बनाता चला गया। 5. लॉसेस एंड लर्निंग, ईगो नहीं, फीडबैक। शुरुआत में उसे भी नुकसान झेलना पड़ा। कई ट्रेड्स गलत गए, पैसे भी डूबे और कई बार ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन उसने लॉस को कभी अपनी ईगो से नहीं जोड़ा। उसके लिए नुकसान का मतलब ये नहीं था कि वो फेल हो गया है, बल्कि ये एक साफ संकेत था कि कहीं ना कहीं उसकी समझ अधूरी है। वो लॉस को ईगो हर्ट की तरह नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह देखता था, एक ऐसा मैसेज जो उसे बेहतर बनने का मौका देता है। वो हर गलती को गंभीरता से लेता था। जो भी ट्रेड गलत होता वो उसे लिखता था, याद रखता था और ये समझने की कोशिश करता था कि गलती कहाँ हुई। उसने अपने अनुभव को दिमाग में जमा किया, ना कि दबाया। उसका फोकस ये नहीं था कि नुकसान हो गया है, बल्कि ये था कि वही गलती दोबारा ना हो। यही आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसी प्रोसेस से उसका अनुभव तेज होता चला गया और हर लॉस उसे थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत ट्रेडर बनाता गया। 6. मिनिमल ट्रेडिंग स्टाइल, क्लीन चार्ट, क्लीन माइंड। समय के साथ उसने ये समझ लिया कि ज्यादा इंडिकेटर्स लगाना समझदारी नहीं, बल्कि अक्सर उलझन पैदा करता है।
उसने हैवी इंडिकेटर से दूरी बना ली और अपने चार्ट्स को जितना हो सके उतना सिंपल रखा। उसके लिए चार्ट सजाने की चीज नहीं थे, बल्कि सोच को साफ रखने का जरिया थे। वो मानता था कि जब स्क्रीन पर बहुत ज्यादा लाइंस, सिग्नल्स और जानकारी होती है तो दिमाग भी उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। उसका साफ मानना था कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा बेहतर डिसीजन नहीं देती, कई बार वो फैसले को और मुश्किल बना देती है। इसलिए उसने अपने सिस्टम को मिनिमल रखा, कम चीजें लेकिन साफ और समझने लायक। यही मिनिमल अप्रोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। जहां बाकी लोग जटिल स्ट्रैटेजी और भारी इंडिकेटर्स के सहारे मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वो सादगी और क्लैरिटी के साथ मार्केट को पढ़ रहा था। 7. ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, जुआ नहीं। उसने ट्रेडिंग को कभी भी जुआ नहीं माना। उसके लिए ये किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशन था जहां अनुशासन और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसी वजह से उसने अपने लिए बहुत सख्त सेल्फ रूल्स बनाए और सबसे पहले खुद पर उन्हें लागू किया। वो जानता था कि अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मार्केट उसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अगर उसे लगता था कि उसका माइंड सही स्टेट में नहीं है, चाहे थकान हो, चिड़चिड़ापन हो या कोई भावनात्मक दबाव, तो वो बिना किसी झिझक के ट्रेड नहीं करता था। इसी तरह अगर फोकस कम हो रहा है तो वो खुद को जबरदस्ती स्क्रीन के सामने नहीं बैठाता था, बल्कि स्क्रीन से दूर चला जाता था। ये आत्मविश्वास नहीं था कि वो हर हाल में जीत ही जाएगा, बल्कि ये सेल्फ अवेयरनेस थी कि कब उसे रुक जाना चाहिए। यही समझ उसे लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर बनाती चली गई। 8. मॉर्निंग रूटीन, मार्केट से पहले माइंड कंट्रोल। उसकी हर सुबह बहुत शांत और सधी हुई होती थी। ना कोई हड़बड़ी, न जल्दबाजी और न ही मार्केट खुलने की बेचैनी। वो अच्छी तरह जानता था कि मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, मौके हर दिन आते हैं। इसलिए वो दिन की शुरुआत बिना किसी दबाव के करता था। उसके लिए सबसे जरूरी था कि ट्रेडिंग से पहले उसका दिमाग पूरी तरह स्थिर और संतुलित हो। वो खुद को एक न्यूट्रल माइंडसेट में रखने की कोशिश करता था। न कल के प्रॉफिट की खुशी उसके फैसलों को प्रभावित करने देती थी और ना ही कल के लॉस का बोझ आज के ट्रेड्स पर लादता था। हर दिन उसके लिए एक नया दिन होता था। इसी वजह से वो न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि वो जानता था कि ये चीज़ें दिमाग को बायस्ड कर देती हैं। उसका फोकस सिर्फ मार्केट को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने पर रहता था, बिना किसी एक्साइटमेंट और बिना किसी डर के। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, रिजल्ट नहीं, रूल्स। उसके लिए ट्रेडिंग में अच्छे दिन की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। अच्छा दिन वो नहीं होता था जिसमें ज्यादा पैसा बना हो, बल्कि वो दिन अच्छा माना जाता था जिसमें उसने अपने बनाए हुए नियमों को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया हो। वो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को महत्व देता था, क्योंकि वो जानता था कि लंबे समय में वही प्रोसेस उसे सही दिशा में आगे ले जाएगी। अगर किसी दिन उसने अपने नियम तोड़े और फिर भी प्रॉफिट हो गया, तो वो उस दिन को फेल मानता था। उसके लिए ये खतरनाक संकेत था, क्योंकि गलत तरीके से मिला प्रॉफिट आगे चलकर बड़ी गलतियों को जन्म दे सकता है। वहीं अगर उसने पूरी डिसिप्लिन के साथ नियमों को फॉलो किया और फिर भी लॉस हो गया, तो वो खुद को सही दिशा में मानता था। उसके लिए ये साबित करता था कि उसकी सोच और उसका सिस्टम मजबूत है। यही नजरिया उसे इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रखता था और लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर बनाता था। टुडे आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। उसने कभी भी मार्केट में खुद को साबित करने का दबाव नहीं लिया। न कल के लॉस को तुरंत रिकवर करने की बेचैनी और ना ही किसी को दिखाने की जरूरत कि वो कितना कमा सकता है। यही वजह थी कि वो रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहा। वो जानता था कि गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला ट्रेड नहीं बल्कि एक गलती होता है। उसका माइंडसेट एक ऑब्जर्वर जैसा था। वो मार्केट को देखने और समझने पर ज्यादा ध्यान देता था, ना कि हर मूवमेंट में कूद पड़ने पर। उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो हर दिन ट्रेड करे। अगर मार्केट की कंडीशन उसके स्टाइल से मैच नहीं करती थी, तो वो ट्रेड ना लेने में भी पूरी तरह सहज रहता था। उसके लिए नो ट्रेड भी एक प्रोफेशनल डिसीजन था, जो कैपिटल और माइंड दोनों को सुरक्षित रखता था। 11. स्टॉक सिलेक्शन, भीड़ क्या कर रही है। वो एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स देखने में विश्वास नहीं रखता था। उसने खुद को कुछ लिमिटेड स्टॉक्स तक ही सीमित रखा, ऐसे स्टॉक्स जिनमें हाई लिक्विडिटी हो, जहां आसानी से एंट्री और एग्जिट हो सके। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि चार्ट पर प्राइस मूवमेंट साफ दिखाई दे और वॉल्यूम क्लियर हो, ताकि वो मार्केट के बिहेवियर को बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ सके। किसी स्टॉक को चुनते समय उसका सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता था कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये होता था कि इस वक्त भीड़ क्या कर रही है। क्या लोग डर में बेच रहे हैं या लालच में खरीद रहे हैं। वो मानता था कि चार्ट पर जो कुछ भी दिखाई देता है वो असल में लोगों के फैसलों का नतीजा होता है। इसलिए उसके लिए क्राउड बिहेवियर ही सबसे बड़ा इंडिकेटर था। वही उसे ये समझने में मदद करता था कि सही मौका कब बन रहा है और कब सिर्फ। 12. एंट्री स्टाइल,
कॉन्फर्मेशन नॉट होप। उसकी ट्रेडिंग सिर्फ ब्रेकआउट देखने तक सीमित नहीं थी। वो जानता था कि सिर्फ लाइन टूट जाना काफ़ी नहीं होता जब तक उसके पीछे वॉल्यूम का सपोर्ट ना हो। इसलिए किसी भी एंट्री से पहले वो वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन का इंतज़ार करता था। उसके लिए ये साबित करता था कि उस मूव के पीछे सच में भीड़ की भागीदारी है, न कि सिर्फ एक फेक मूवमेंट। वो लंबे समय तक इंतजार करने से कभी नहीं घबराता था। कई बार घंटों तक वो कोई ट्रेड नहीं लेता था, बस चार्ट को देखता रहता था। जहां ज्यादातर ट्रेडर्स इस दौरान बोर होकर जबरदस्ती एंट्री कर लेते हैं, वहीं उसने बोरियत को अपना दुश्मन नहीं माना। उसके लिए पेशेंस ही असली ताकत थी। वो मानता था कि मार्केट में वही टिकता है जो सही मौके का इंतजार करना जानता है, न कि हर मूवमेंट के पीछे भागता है। 13. एग्जिट डिसिप्लिन, नो अटैचमेंट। उसने हमेशा अपने प्लान को सबसे ऊपर रखा। अगर कोई ट्रेड उसके बनाए हुए रूल्स या प्लान के खिलाफ जाता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बाहर निकल जाता था। उसके लिए ये तय था कि डिसिप्लिन कभी भी रिजल्ट से पीछे नहीं हटती। अगर बाद में वही स्टॉक उसी दिशा में चला तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होता था। उसका फोकस कभी प्रॉफिट या मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर नहीं रहता था, बल्कि ये देखना था कि उसने सही तरीके से अपने नियमों का पालन किया या नहीं। उसके लिए रूल्स हमेशा आउटकम से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यही मानसिकता उसे इमोशनल फैसलों और ओवर ट्रेडिंग से बचाती थी और लंबे समय तक स्थिर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती थी। 14. स्क्रीन मैनेजमेंट, कब रुकना है ये जानना। जब उसका फोकस कम महसूस होता तो वो तुरंत ट्रेडिंग रोक देता था। उसके लिए ये साफ था कि अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो किसी भी कैपिटल का इस्तेमाल करना जोखिम बढ़ा देता है। उसने हमेशा मानसिक ऊर्जा को पैसे से ज्यादा कीमती माना, क्योंकि एक थका हुआ या डिस्ट्रैक्टेड माइंड उसके लिए सबसे बड़ा लॉस था। चाहे मार्केट अवसर परफेक्ट क्यों ना लगे, लेकिन अगर दिमाग थका हुआ था तो सही निर्णय लेना मुश्किल था। यही समझ उसे बार बार गलत एंट्री और इमोशनल फैसलों से बचाती थी और लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रहने वाला ट्रेडर बनाती रही। 15. रिस्क मैनेजमेंट, पैसा बनाना आसान, बचाना मुश्किल। उसके हर ट्रेड की शुरुआत एक ही सवाल से होती थी, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। यह सवाल उसे हमेशा सावधान और जागरूक रखता था। उसने कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं लगाया, चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों ना लगे। उसके लिए सबसे अहम नियम यह था कि मौके कम आएंगे, लेकिन अगर आप टिके रहेंगे तो अवसर हमेशा मिलते रहेंगे। इसलिए उसके लिए सर्वाइवल यानी अपने पैसे और माइंड को सुरक्षित रखना किसी भी संभावित अवसर से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यही सोच उसे इमोशनल डिसीजन से बचाती और लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर बनाती रही। 16. लॉस एक्सेप्टेंस, इमोशनल नहीं प्रोफेशनल। उसके लिए लॉस कभी डर या असफलता नहीं था, बल्कि बिजनेस का एक नेचुरल एक्सपेंस था। वो इसे इमोशनल इवेंट की तरह नहीं लेता था, बल्कि एक सीखने का मौका मानता था। अगर कोई लॉस उसके बनाए हुए रूल्स के अंदर हुआ तो वो उसे पूरी तरह स्वीकार करता था और इसे सही दिशा में कदम मानता था। लेकिन अगर उसने अपने रूल्स तोड़े और फिर भी प्रॉफिट हुआ तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं करता था। उसके लिए ये अस्वीकार्य था, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट के पीछे सिर्फ ईगो और इमोशनल डिसीजन होता है, जो आगे चलकर बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। यही नजरिया उसे ईगो ट्रेडिंग से बचाता और लंबे समय तक स्थिर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाए रखता। 17. डेली रिव्यू, असली ग्रोथ मशीन। मार्केट बंद होने के बाद उसका काम खत्म नहीं होता था। वो हर दिन अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता। सबसे पहले एंट्री को चेक करता कि सही टाइम पर लिया गया या नहीं, फिर एग्जिट को देखता कि प्लान के अनुसार हुआ या नहीं, और सबसे जरूरी अपने उस दिन के माइंडसेट को चेक करता। उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि ट्रेडिंग में गलती चार्ट पर कम होती है, लेकिन दिमाग में ज्यादा होती है। यानी अक्सर पैसा खोने या गलत एंट्री लेने की वजह रणनीति नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और इमोशंस होते हैं। यही रोजाना रिव्यू उसे लगातार बेहतर बनाता और उसके अनुभव को तेज करता गया। 18. सिंपल लाइफ, रियल रिचनेस। जैसे जैसे उसका कैपिटल बढ़ा, उसकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कभी महंगी गाड़ियां, आलीशान चीजें या कोई फैंसी शो ऑफ अपने जीवन में शामिल नहीं किया। उसके लिए रियल रिचनेस केवल पैसा कमाना नहीं था। उसकी असली दौलत थी फ्रीडम, माइंड की शांति, डिसिप्लिन, कंट्रोल और खुद पर भरोसा। यही आज़ादी उसे सबसे बड़ी संपत्ति लगती थी। पैसा उसके लिए एक साधन था, उद्देश्य नहीं। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाए रखती थी और लंबे समय तक स्थिर और संतुलित जीवन जीने की ताकत देती रही। 19. कोर फिलॉसफी, मार्केट नहीं खुद को जीतना। उसकी सफलता किसी एक स्ट्रैटेजी या जादुई इंडिकेटर से नहीं आई। असली सफलता उसके लिए किसी फॉर्मूले में नहीं थी, बल्कि ये उन मूलभूत गुणों में थी जिन्हें उसने अपने अंदर विकसित किया: माइंडसेट, डिसिप्लिन,
पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और रोजाना रिव्यू। यही 5 चीजें उसके ट्रेडिंग के हर फैसले की नींव बनी। वो कभी मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करता था। उसके लिए असली गेम चार्ट्स या स्टॉक्स को काबू में करना नहीं था, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखना था। अपनी भावनाओं, अपने डर, लालच और उत्साह पर नियंत्रण पाना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती थी और लंबी अवधि में टिके रहने वाला ट्रेडर बनाती रही। 20 फाइनल मैसेज, असली गेम कहाँ खेला जाता है। उसकी ट्रेडिंग की शुरुआत हमेशा चार्ट्स से होती थी, प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम और मार्केट बिहेवियर को समझना। लेकिन असली खेल चार्ट्स पर नहीं, बल्कि उसके अपने माइंड में खेला जाता था। उसने ये गहराई से समझ लिया था कि जब तक वो खुद को नहीं समझेगा, अपने डर, लालच, पैनिक और एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। हर इंडिकेटर, हर पैटर्न और हर प्लान तभी असरदार बनता है जब माइंड स्टेबल और डिसिप्लिन्ड हो। इसलिए उसके लिए असली जीत चार्ट पर नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करने में थी। यही सोच उसे बाकी ट्रेडर से अलग बनाती थी और उसे लंबे समय तक टिके रहने वाला प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती रही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपकी प्रतिक्रिया हमें और डीप माइंडसेट्स और रियल लेजेंड्स की जर्नी लेकर आने में मदद करेगी।